स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है एसआईआर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर के ड्राइव को कंडक्ट किया है ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है या ओब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है वो क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन के पास में मैंडेट है कि फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में आपको इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है। और आप देखिए कि फ्री एंड फेयर मैनर में अगर आपको इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है तो समय समय पे जो वोटिंग लिस्ट है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। जो पर्सन एज ए वोटर के रूप से रजिस्टर्ड है उस लिस्ट के अंदर में, तो उसका जो ऑथेंटिकेशन है उसको आपको इस्टेब्लिश करना होगा। एसआईआर ड्राइव के थ्रू कंप्लीट इसी वर्क को कैरी आउट किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन के बारे में मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसआईआर ड्राइव के बारे में। एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में है। क्या सिटीजनशिप का भी कम्प्लीटली जो ऑथेंटिकेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया है क्या इस ड्राइव के थ्रू? तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी पर्सन है वो इंडिया का जब सिटीजन होगा जब ही उनको वोटिंग का जो राइट है वो मिलेगा। तो एक लिमिटेड मैनर के अंदर में आपका जो सिटीजनशिप है उसका चेकिंग हुआ है इस ड्राइव के थ्रू में। आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट किए गए हैं। जो अर्लियर जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ में आपका जो जो लिंकेज है उसको इस्टेब्लिश किया गया है इस ड्राइव के थ्रू। क्योंकि जो पर्सन 2003 के बाद में न्यू वोटर के रूप से रजिस्टर हुए हैं उनका जो अर्लियर फैमिली मेम्बर है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड था उसके साथ में आप देखिए कि उनका ऑथेंटिकेशन है उसको इस्टेब्लिश करना था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में फ्री एंड फेयर मैनर के बारे में मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है समय समय पे जो भी इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हों उनको फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाना है। आर्टिकल 324 है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के भी बारे में है और इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करने के भी रिगार्डिंग में है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर में। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे जो क्वेश्चन हो सकता है राइट टू वोट के बारे में, कि प्रेजेंट समय में कोई भी पर्सन जो वोटिंग को करता है तो ये इनका राइट है वो किस तरीके से है? क्या आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या आपका ये स्टैट्यूटरी राइट है, या आपका ये फंडामेंटल राइट है? आप देखिए कि समय समय पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने राइट टू वोट का जो स्टेटस है उसको चेंज किया है अलग अलग केस के अंदर में। कुलदीप नैयर केस के अंदर में स्टैट्यूटरी राइट का स्टेटस होता था 2006 के समय में। फिर 2017 के समय में राजबाला केस आता है, हरियाणा के रिगार्डिंग एक राजबाला केस आया था। आप देखिए कि राजबाला केस के अंदर में इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप से रिकॉग्नाइज कर दिया गया। और फिर रिसेंटली जो यहाँ पे डेट 2023 के अनूप बरनवाल केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू वोट है वो आपका स्टैट्यूटरी राइट के रूप से अवेलेबल है। तो 2006 में जो कुलदीप नैयर केस का जो यहाँ पे वैल्यू था राइट टू वोट का, उसी को सिमिलर वे के अंदर में इस्टेब्लिश है वो किया गया है कि एज ए स्टैट्यूटरी राइट के रूप से ये आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो रेड है उसके बारे में है। केरल के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनके वहाँ पे रेड को कैरी आउट किया गया और उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि प्रोटेस्ट हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पता होना चाहिए। हमारा कौन सा मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये एजेंसी आया करती है। तो आप देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसको कि जो अर्लियर फेज में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। पहले इसका जो नाम है एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले कुछ समय से कंटिन्यूस ये न्यूज़ में रहा करता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड को कैरी आउट किया है। स्टूडेंट्स, काफ़ी बार हम इंटरपोल के बारे में रीड करते हैं। इंटरपोल जिसका हेडक्वार्टर है जो कि फ्रांस का लियोन नाम का सिटी है वहाँ पे इस्टेब्लिश है। तो क्या इंटरपोल के थ्रू कोई भी नोटिस आता है, कोई भी इंक्वायरी आता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारे यहाँ पे नोडल एजेंसी के रूप से काम करता है क्या इंटरपोल की रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है इंटरपोल के लिए वो है सीबीआई, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे यहाँ पे नोडल एजेंसी का काम करता है इंटरपोल के लिए। और सीबीआई जिसको कि संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि 1957 के समय में इस्टेब्लिश हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डोमेन में आया करता है ये बेसिकली। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूपीएससी के बारे में है। यूपीएससी ने आप देखिए कि जो प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ था उसका जो प्रोविजनल की है उसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया है
एक आपको विंडो भी प्रोवाइड किया गया है कि जिन पर्सन्स को ऑब्जेक्शन है प्रोविजनल की के अंदर में जो आंसर है उसके रिगार्डिंग में, तो वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको लगता है कि इसका जो आंसर है वो रॉन्ग दिया गया है, तो आप प्रोविजनल जो वहाँ पे विंडो है उसके थ्रू अपने ऑब्जेक्शन को रेज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे यूपीएससी के बारे में मेंशन है, तो यूपीएससी के भी 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए थे। कभी आप देखिए कि ली कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर में 1926 के समय में यूपीएससी के काइंड का जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद में इसका जो नाम है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया। हमारे कंट्री में फेयर वे के अंदर में रिक्रूटमेंट को कैरी आउट करना, कि एक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर में जो रिक्रूटमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सके, उसका यहाँ पे इनका मैंडेट है। 9 to 11 पर्सन हैं जो इसके जो मेंबर्स हैं वो हुआ करते हैं। मेंबर्स का एक क्राइटेरिया ये भी है कि 10 ईयर का उनके पास में जो जॉब है वो होना चाहिए, 10 ईयर का जो जॉब जो एक्सपीरियंस है वो उनके पास में होना चाहिए। मेंबर्स का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, वो 9 to 11 है, जो कि समय समय पे फिक्स किया जाता है यूपीएससी का जो मेंबर्स का जो संख्या है उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 हैं, वहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मेंशन है वो किया जाता है। इस साल प्रीलिम्स का पेपर है वो आपको कैसा लगा, क्या टफ पेपर था? तो ऑब्वियसली आप देखिए कि अगर आप एक नॉर्मल वे में भी आप कंसिडर करते हो तो वो एक टफ पेपर था, जिसमें काफ़ी रैंडम वे के अंदर में काफ़ी वियर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे गए थे। बट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या लेसन हो सकता है? उनके लिए लेसन यही है कि यूपीएससी का ये पेपर को आपको देखते हुए समझना होगा कि आपको अब न्यूज़पेपर है उसको काफ़ी डिटेल के अंदर में रीड करना है, क्योंकि कोई न्यूज़पेपर से कोई भी क्वेश्चन आता है। सपोज कीजिए कि ऐसा नहीं है कि इस साल जो जो सोर्सेज एक वायरल है कि पीआईबी से क्वेश्चन आए, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है पीआईबी से क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, कि ऑब्वियसली कि यूपीएससी जो सिमिलर काइंड ऑफ सोर्सेज है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, उनको नहीं रेफर करता है। एक एवरेज स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है? एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, एक तो न्यूज़पेपर को रीड कर सकता है। न्यूज़पेपर को अब जो प्रेजेंट समय है, जैसे कि आप देखिए कि यूट्यूब एजुकेशन के थ्रू आपको एजुकेशन का तो एक्सेसिबिलिटी हुआ है। हर एक स्टूडेंट को जो क्वालिटी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो मिलने लगे हैं, क्वालिटी डिस्कशंस मिलने लगे हैं, टीचर्स के जो वीडियो हैं वो अवेलेबल हैं। बट इसका एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि अर्लियर फेज में जो एस्पिरेंट्स हैं वो खुद रीड किया करते थे, जो नोट्स बनाया करते थे, ये प्रोसेस डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में है। ओवर द ईयर्स यूपीएससी का जो पेपर्स है, जो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जो टफनेस आया है पेपर में, तो उसको देखते हुए आप देखिए कि आपको यही डिमांड करने लगा है यूपीएससी फिर से, तो नोट्स ज़रूर से बनाना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से आप देखिए कि मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ, जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आता है उस समय में, तो उनका जब एक क्वेश्चन है जो मैं ओबियसली पूछा करता हूँ कि क्या आपने नोट्स बनाए थे लास्ट 1 ईयर के दौरान में, तो उनका यही होता है कि नोट्स नहीं बनाए, कभी लिख लिया कभी नहीं लिखा। नोट्स आप जब जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, और नोट्स का बनाने का जो बेनिफिट ये भी है कि आपको कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ आपको डाटा हैं, कुछ मेंस के रिगार्डिंग में जो पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली याद होना स्टार्ट होंगे, जो कि आपके मेंस के अंदर में भी आप उनको यूटिलाइज हैं वो कर सकोगे। तो यूट्यूब एजुकेशन का एक नेगेटिव ये भी है कि आपको एक्सेसिबल तो है, बट आप वीडियोज ही देखते हो, आप खुद से जो रीडिंग और राइटिंग है उसको कैरी आउट करना रिड्यूस है वो किया गया है। तो ये प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर के अलावा जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक जैसे कि एनसीईआरटी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है, और अपने ऑप्शनल को भी अच्छे से प्रिपेयर करके साथ के साथ चलना है, कि ऑप्शनल को भी आपको प्रिपेयर है वो रखना है। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी हुआ करती है कि ऑप्शनल, फिर जब आपका बेसिक्स प्रिपेयर हो गए तो आप आंसर राइटिंग के लिए जाओगे। फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग है वो नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही यहाँ पे कम्प्लीटली जो प्रिपरेशन है वो होना चाहिए, जिसमें आपको रीडिंग है, राइटिंग है, वो खुद से कैरी आउट करना है। टीचर आपको हेल्प कर सकता है, बट करना खुद को है। एग्ज़ाम भी आपको खुद को देना है, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी बार जब अभी प्रीलिम्स का जब डिस्कशन था, तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए थे, और उनका कुछ इनडायरेक्ट वे के अंदर में आप यूज हो सकता है। तो डिस्कशन टीचर के साथ में भी आप कुछ डिस्कस करते हो, या उनसे कुछ जब आप उनके साथ में कोई भी डिस्कशन को कैरी आउट करते हो, तो ये सब जब ही बेनिफिट आपको करेगा जब आप खुद से पढ़ाई करोगे, खुद से हार्डवर्क करोगे। खुद से हार्डवर्क करना ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है, खुद ही मेहनत करनी होगी।
वीडियो देख लिया, वीडियो को स्पीडी वे में देख लिया, उससे अल्टीमेट जो माइंड के अंदर में कुछ भी कितने समय तक रह पाएगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो मेमोरी पावर है वो कैसा है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश का आप देखिए कि एक नेशनल पार्क का एरिया है। अरुणाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क कौन सा है, नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो वहाँ पे एक रेयर काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई है, वो फिर से वहाँ पे ऑब्जर्व है वो किया गया। पहले ये जो ड्रैगन फ्लाई को ऑब्जर्व किया गया था कुछ ईयर बिफोर, वो कुछ ईयर बिफोर मतलब काफ़ी ईयर बिफोर है, 1914 के समय में एक हिली एरिया है, अबोर हिल का एरिया है, वहाँ पे इसको ऑब्जर्व है वो किया गया था, जो इस प्लेस से 600 के आसपास उसका किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आप देखिए कि यहाँ पे इसको ऑब्जर्व है वो किया गया है। क्या इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है, 360 डिग्री के अंदर में ये देख सकते हैं, इनके पास में 1000 ऑफ लेंसेज हुआ करते हैं कि जो फ्रंट साइड है जो बैक साइड है बोथ एरियाज़ के अंदर में ये अपना विजन को कैरी आउट है वो करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे काफ़ी सारी जो रेयर ड्रैगन फ्लाइज हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे जो फ्लाइज का जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो मिला करती हैं। ओडोनाटा के बारे में भी मेंशन है कि ऑर्डर है एक प्रीडेटरी जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स जो हुआ करते हैं वाटर एरिया के अंदर में जो रहा करते हैं। वहाँ पे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो जो ड्रैगन फ्लाई है, फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और फ्लाई के बारे में मेंशन है कि वो फ्लाई भी यहाँ पे मिली है इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। क्या कोई ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी प्रीलिम्स 2026 के अंदर में आप देखिए कि आपसे एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में अरुणाचल प्रदेश और आसाम का एक स्टेट फ्लोवर है, उसके बारे में क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अब ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप सभी स्टेट्स का जो स्टेट फ्लोवर को भी याद करोगे, स्टेट एनिमल को भी याद करोगे। कोई एग्ज़ाम के अंदर में है, जो सॉरी कोई न्यूज़पेपर में है तो उनको आप याद रखिए, न्यूज़पेपर में नहीं है तो उनको मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन में आ जाए, कोई इनडायरेक्टली वे में याद हो जाए, जो वो बात अलग है। क्यों याद नहीं करना है, क्योंकि रिटेंशन कितना रख पाओगे। अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि आप अपना जो रिकॉल कैसे कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर में। आपने बहुत सारे याद रख लिए, क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए जब क्वेश्चन ना आए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा जाए वो 5 to 10 ईयर बाद में पूछा जाए। तो ऐसे यूपीएससी का अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो इसी तरीके से होता है कि कभी भी कोई एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वो नहीं आया करते हैं, बट आपको प्रिपेयर वो करना है जो न्यूज़पेपर के अंदर में है। तो अभी एक जो स्टेट फ्लोवर है उसके बारे में क्वेश्चन था यहाँ पे, तो ऐसे हो सकता है कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बर्ड्स के बारे में है। अब बर्ड्स के बारे में मेंशन किया गया है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो अर्बन एरिया है, जो हमारा अर्बन एरिया का जो रीजन है, जिसमें आप देखिए कि बिल्डिंग्स हैं जो कि आपको हाइट के ऊपर में बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, तो कैसे ये बर्ड्स को इम्पैक्ट करते हैं, उनका जो डेथ ट्रैप है उसका रीजन बनते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बिल्डिंग है जो हाइट के साथ में बनेगा, तो जो जो एक हाइट के ऊपर में जो बर्ड फ्लाई करता है तो स्पीड के साथ में फ्लाई करता है। एक हाइट होती है जो भी उनका हाइट हुआ करती है, तो आप देखिए कि एक हाइट है, जैसे सपोज कीजिए 100 मीटर के अबाव का हाइट है, बट बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे जो बिल्डिंग्स का जिस तरीके से हाइट इंक्रीज होने लगा है तो उनके साथ में इनका कोलिजन होना, कभी कभी जो बर्ड्स हैं वो कन्फ्यूजन का सिचुएशन में होते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि सामने जो एरिया है वो वहाँ पे ब्लॉकेज है, बिल्डिंग है या नहीं है। उसके बिहाइंड में रीजन क्या है, ग्लासेज का प्रेजेंस होना बिल्डिंग के अंदर में। अब ग्लासेज हैं बिल्डिंग के अंदर में, तो वो कैसे वो उनको कन्फ्यूजन का क्रिएशन करते हैं, उनको लगता है कि सामने स्काई है, वो स्पीड के साथ में जाते हैं और विंडो के साथ में उनका कोलिजन होता है। तो यहाँ पे ग्लास विंडो का कोलिजन एक रीजन है बर्ड्स के डेथ की वजह से। मांजा जो है, मांजा जो कि काइट के लिए यूज होता है, उसके साथ में भी आप देखिए कि इनका जो इनका आप देखिए कि डेट कैसे वो इनका बॉडी के ऊपर में इम्पैक्ट करता है, काफ़ी बार इनका डेथ भी होता है। और मकर संक्रांति के समय जो मांझा को यूज किया करते हैं उसमें भी काफ़ी डिफरेंट काइंड के जो जो वायर है उसको यूज किया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हुआ करता है। ओवर द ईयर्स यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अर्बन एरिया के अंदर में जो बर्ड्स का जो संख्या है वो भी डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि उनका इस तरीके से कोलिजन होना, उनको जिस हाइट के ऊपर में फुल स्पीड में फ्लाई करना है उस हाइट के ऊपर में बिल्डिंग्स का बन जाना और ग्लास का वहाँ पे प्रेजेंस होना जो कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है, डायरेक्टली कोलिजन होता है और उनका
डेथ है वो भी हुआ करता है, नंबर्स हैं वो भी रिड्यूस हुए हैं। फिर आप देखिए कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर में कैसे हम इंडिजीनियस जो वे है उसको प्रमोट कर सकें। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो प्रपोजल्स हैं वो भेजे हैं कि हमारा जो इंडिजीनियस वे के अंदर में ही ये जो 5th जनरेशन का जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसको प्रोड्यूस है वो किया जा सके। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है जिसका एग्जीक्यूटिव ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के थ्रू में, और अल्टीमेट पर्पज़ क्या है कि 5th जनरेशन का जो हमारा ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसका जनरेशन है वो इंडिजीनियस वे के अंदर में हो। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ प्रपोजल्स हैं वो भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजेस का यहाँ पे कोलेजियम प्रोसेस के थ्रू रिकमेंडेशन के बारे में है। तो आप देखिए कि वुमेन जज हैं उनको भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है ये जो कोलेजियम प्रोसेस है उसके थ्रू में। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, रिसेंटली आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज का स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया गया था। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का जो पावर किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। अभी जो यहाँ पे जजेज का स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया वो किया गया ऑर्डिनेंस के थ्रू में। आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑर्डिनेंस के बारे में बताता है, यही मेंशन करता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू यहाँ पे कोई भी वर्क को कैरी आउट कर सकते हैं। बट पार्लियामेंट जब सेशन में आएगा तो कुछ समय है उनके पास में, विद इन दैट पीरियड उस ऑर्डिनेंस का अप्रूवल है वो करना होगा। स्टूडेंट्स, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पहले भी होती थी, ब्रिटिश एरा के समय में भी ये हुआ करती थी। तो आप देखिए कि 1861 आफ्टर द 1857 रिवॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस किए गए वो 1858 में किए गए थे, और 1858 के बाद में 1861 का जो एक्ट आया था उसके अंदर में आप देखिए कि जो वॉइस रॉय है उसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाया गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसेस है वो भी लाया गया जब काउंसिल वहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं होती थी। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे जजेस का स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया। अब कोलेजियम सिस्टम ने कुछ जो वुमेन जज हैं उन एडवोकेट हैं उनको यहाँ पे एलिवेट किया है बेंच के ऊपर में, तो उसके बारे में ये मेंशन है। प्रेजेंट समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो वुमेन जज का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 1 वुमेन जज हैं, और अभी तक हमारे यहाँ पे वुमेन सीजीआई हैं वो नहीं बने हैं। नागरत्ना मैम का चांसेज हैं कि कुछ समय के लिए वो सीजीआई पोस्ट को सर्व करेंगे, जिस तरीके का अभी यहाँ पे अरेंजमेंट है, और सीनियर मोस्ट पर्सन को जो सीजीआई के रूप से अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो वुमेन जो जज हैं वो कौन हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, मैडम फातिमा बीवी हैं जो कि फर्स्ट वुमेन जज हैं वो हुआ करते थे, और अभी उनका रिसेंटली डेथ भी हुआ था लास्ट 1-2 ईयर बिफोर, तो इस वजह से भी वो न्यूज़ के अंदर में थे। हेल्थ का जो एक्सपेंस है उसमें आप देखिए कि जो पर्सनस का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसमें रिडक्शन हुआ है। क्यों रिडक्शन हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद का अपना जो स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज किया है, तो ये यहाँ पे एक रीजन है। नेशनल हेल्थ अकाउंट NHA नेशनल हेल्थ अकाउंट, उसका जो रिपोर्ट है वो ये मेंशन करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है नेशनल हेल्थ अकाउंट का ये रिपोर्ट जो बताता है कि कभी 2013-14 के समय में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता था। प्रेजेंट समय में उसके जो नंबर्स हैं ओवर द ईयर्स लास्ट 10 ईयर में जो डिक्लाइन है वो किए हैं। फिर अगर हम बात करें जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है और कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, और अभी आप देखिए कि हेल्थ फैसिलिटीज़ का इम्प्रूवमेंट होना, तो ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्टर के बारे में है। क्रिटिकल सेक्टर कौन सा होता है, ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में है, डिफेंस के बारे में है, पावर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, ऐसे सेक्टर को एनक्रिप्शन के अंदर में रखना है जिससे कि उसके ऊपर में अटैक ना हो सके, डाटा का लीकेज ना हो सके। तो क्वांटम एक सेफ्टी उनको प्रोवाइड करने के लिए एक टास्क फोर्स ने ये रिकमेंड है वो किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक टास्क फोर्स को क्रिएट किया था, उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमारे देश का जो क्रिटिकल सेक्टर है उसको एनक्रिप्शन में रखना है जिससे कि उसका लीकेज ना हो, उसके ऊपर में अटैक है वो ना किया जा सके, इस वजह से ये मेंशन किया गया। हीट वेव का कंडीशन है कंट्री के अंदर में, तो क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हीट वेव कंडीशन के अंदर में आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए। ऐसे जो लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, कोई सीनियर सिटीजन हैं,
कोई पर्सन डिसेबल है या और कोई प्रॉब्लम के साथ में कोई पेशेंट है, तो उनको भी समय समय पे हाइड्रेट किया जा सके, क्योंकि टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर का जो इश्यू सामने आया है हमारे अर्बन एरियाज़ में, जो टेम्परेचर राइज किया है, तो आप देखिए कि इस साल समर के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो क्या है। टेम्परेचर तो आप देखिए कि ज़्यादा नहीं गया, कि 50 भी आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी बार 50 का भी जो मार्क है उसको उसको रीच करता है, इस बार नहीं हुआ है। बट आपको यहाँ पे इस साल ऑब्जर्व ये होगा कि हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर तो नहीं होता है कि 50 डिग्री है वो डे के समय में है, तो नाइट के समय में भी 50 डिग्री ही रहेगा। काफ़ी बार नाइट के समय में 30, 28 इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ करता है, ये अगर यहाँ पे 44, 45 पे डे के समय में। तो स्टूडेंट्स, इस साल आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो नाइट का जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन नहीं हुआ है जितना उसको होना चाहिए था। मीन्स हमारा जो नाइट का जो समय है वो स्टिल वार्मिंग कंडीशन के अंदर में है। वो क्या शो करता है कि जिन पर्सन्स के पास में बेटर कूलिंग का फैसिलिटी नहीं है, कूलिंग फैसिलिटी जैसे कूलर नहीं है, एसी नहीं है, उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते या और कुछ रीज़न है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि उनके पास में अगर हाउस नहीं है तो कैसे वो अफोर्ड करेंगे, आप देखिए कि कैसे उसको इस्टेब्लिश हम वो करेंगे। तो उन लोगों के लिए अपना जो एक जो क्वालिटी स्लिप करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, इस जो नाइट के समय भी टेम्परेचर है उसका राइज करना। एक एक जो वर्ड आया करता है काफ़ी बार, नो तपा। नो तपा आपने हिंदी में सुना होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपने सुना होगा कभी। नो तपा एक वर्ड होता है जिसमें 9 डेज का जो समय होता है, हमारा जो जो हमारा जो लैंड एरिया है वो हीटिंग कंडीशन में जाता है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज करता है। तो अभी ये पिछले कुछ समय से नो तपा का भी डेज है, थर्ड डेज था यहाँ पे। और जो बेटर बताते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी जो हीटिंग है वो ज़रूरी है। हीटिंग इस वजह से भी ज़रूरी है कि हमारा जो मानसून है उसका यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में आप देखिए कि हीटिंग होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, ओशियन एरिया के अंदर में हाई प्रेशर रहेगा, तो जो मानसून विंड्स है उनका मूवमेंट है वो भी यहाँ पे बेटर रहेगा। तो ये कुछ ऐसे जो जो हीटिंग है वो भी ज़रूरी है, बट ओवर द ईयर्स टू मच हीटिंग होना, अर्बन एरियाज़ में अर्बन हीट आइलैंड बनना, उसको कैसे डील किया जाए। तो प्लांटिंग ड्राइव है वो किया जा सके। प्लांटिंग ड्राइव के अलावा आप देखिए कि और भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर में एनक्रोचमेंट ना हो, जो वाटर को रेगुलेट करने में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में एक रोल प्ले करते हैं। काफ़ी बार ये मैंडेट होता है कि स्टेट का जो जो कैडर है उसी से जो पर्सन है उसको एज ए डीजीपी के रूप से अपॉइंट है वो किया जाए। अब मणिपुर के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि आउटसाइडर पर्सन को भी आप डीजीपी के रूप से अपॉइंट कर सकते हो, जिससे कि वहाँ का जो जो स्टेबिलिटी है उसको अचीव है वो किया जा सके। एक आउटसाइडर रहेगा तो न्यूट्रल पर्सन है वो रहेगा। तो डीजीपी अपॉइंटमेंट के बारे में है। प्रकाश सिंह केस के अंदर में ही 2017-18 के समय में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट करना है वो यूपीएससी के एक प्रोसेस के थ्रू होगा, क्योंकि स्टेट कुछ लोगों का लिस्ट भेजेगा जो एलिजिबल होंगे और यूपीएससी उनका इंटरव्यू करेगा, फिर 3 लोगों का नाम सजेस्ट करेगा, उनमें से किसी एक को स्टेट है वो डीजीपी के रूप से अपॉइंट कर सकता है। प्रकाश सिंह केस है वो एक फिक्स टेन्योर का भी बताता है कि 2 ईयर का फिक्स टेन्योर होना चाहिए डीजीपी के पास में भी, डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है उसके पास में भी और एसएचओ के भी पास में, जिससे वो कुछ काम को कर सकें। क्योंकि फ्रिक्वेंट जो ट्रांसफ़र हैं जो वर्क का जो जो वर्किंग प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट करते हैं। गोल्ड आप देखिए कि जैसे हम जब सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर जैसे कुछ समय के बाद में टर्निश होता है, कुछ 1-2 ईयर के बाद में उसका जो क्वालिटी है उसके ऊपर में इम्पैक्ट होता है। कभी आपने आयरन को देखा होगा, आयरन रस्टिंग का प्रॉब्लम हुआ करता है। वैसे ही गोल्ड के अंदर में रस्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। इसका जो केमिस्ट्रिकल जो थिंग्स हैं कि कैसे ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड, उन सब प्रोसेस को ये मेंशन करता है कि गोल्ड के अंदर में रस्टिंग है वो नहीं हुआ करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि इजराइल ने कहा है, इजराइल के द्वारा क्या कहा गया कि हमास का जो एक विंग है, हमास का विंग है जो कि मीन्स डेट अटैक्स इन सबको कैरी आउट करता है, वो विंग जिसको कि हम अल कासम ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। तो उसके जो हेड हैं हमास का जो ये जो विंग है उसके जो हेड हैं, अब ये 4th हेड हैं जिनको इजराइल ने कहा है कि उन्होंने उनको मार दिया है, उनको असैसिनेट है वो कर दिया है। तो इजराइल ने स्ट्राइक को कैरी आउट किया। हमास का जो ये विंग है इसके जो हेड थे इनकी असैसिनेशन के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को इस्टेब्लिश किया था
कि गाजा को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए एक बोर्ड ऑफ पीस रहेगा और बोर्ड ऑफ पीस के अंडर में एक फ़ंड भी बनाया था। तो फंड के अंदर में पैसे नहीं हैं, अभी जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने पैसा है वो नहीं दिया है उस फंड के अंदर में, तो फंड इम्प्टी है, उसका यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि हंगरी नाम का जो कंट्री है वहाँ पे पार्लियामेंट में वोटिंग हुआ। अर्लियर गवर्नमेंट है वो आईसीसी से विड्रॉवल किया था, अब आईसीसी का पार्ट रहेंगे, इसके लिए वोटिंग को कैरी आउट किया गया है जिसमें लार्जर पर्सनस ने उस रिजोल्यूशन की आईसीसी को ज्वाइन करने के लिए अलाउ है वो किया है। स्पेनिश जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने कहा है कि अर्लियर जो उनके जो पर्सन होते थे उनसे उन्होंने जो विड्रॉवल किया था जो सपोर्ट को, उसका रीजन करप्शन और अदर एक्टिविटीज़ को बताया गया जो कि एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, कोई रीज़न भी नहीं है। काफ़ी बार इन्होंने मेंशन किया कोई रीज़न नहीं है कि क्यों उन्होंने विड्रॉवल किया। ईरान का स्टेटमेंट है कि यूएस का स्टिल यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है कि रेजिम को वो चेंज करें, इस्लामिक रिपब्लिक को ओवरथ्रो कैरी आउट करें। यूएस रेजिम को चेंज करना चाहता है, बट रेजिम को चेंज करने के लिए आप देखिए आपकी फोर्सेज भी जो हैं वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में पहुँचें, आपके पास में लार्जर वे के अंदर में पब्लिक सपोर्ट हो। और जब भी आप किसी कंट्री का चाहे वो अनपॉपुलर लीडर हो, चाहे अनपॉपुलर लीडर हो, उसके लीडर को अगर आप इस तरीके से असैसिनेट करते हो, मार देते हो, तो आप देखिए कि उसके लिए एक सिंपैथी वेव है जो जनरेट होता है ना। तो इस तरीके से इम्पॉसिबल है ये जो टास्क कि यूएस चाहता है कि रेजिम को चेंज करना। हो सकता है उनका इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ वर्क को कैरी आउट किया गया हो, बट इम्पॉसिबल है जब तक कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर में ना पहुंचा जाए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट है कि DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे एक तो आप देखिए उस एरिया में हुआ है ये जो इबोला का आउटब्रेक, जहाँ पे रेबल ग्रुप्स हैं जो अटैक करते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस है। तो एक तरफ तो वॉर सिचुएशन भी है और एक तरफ इबोला का भी आउटब्रेक, जो कि वहाँ पे इन दोनों का जो फैक्टर है वो एक बैड कंडीशन को क्रिएट करता है। फिर आप देखिए कि फिजी के बारे में है, फिजी के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि क्वेड की मीटिंग के अंदर में फिजी के वहाँ पे पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो कह दिया गया, बट अभी फिजी के साथ में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि करना है या नहीं करना है। चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है, चाइना का जो वन चाइना पॉलिसी है उसको आप देखिए कि ये यहाँ पे सपोर्ट करता है फिजी, और लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में फिजी और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेटर रहे हैं। अब क्वेड के द्वारा ये जो डिस्कस किया गया है, जो कहा गया है, वो अभी तक वहाँ पे उनके साथ में कोई उसका डिस्कशन नहीं है कि कैसे पोर्ट का वो डेवलपमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, यूएस के साथ में ज़रूर से एंगेजमेंट है, बट चाइना का ये जो कंट्रीज़ हैं पैसिफिक के जो आइलैंड कंट्रीज़, वहाँ पे चाइना का जो, चाहे वो वेनुआतू नाम का आइलैंड हो, चाहे वो फिजी नाम का आइलैंड हो, तो आप देखिए कि वहाँ पे चाइना का जो एंगेजमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पे ये एडिटोरियल है डिजिटाइजेशन के बारे में। तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, उसके जो कंसर्न है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो स्टूडेंट, जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे डिजिटलाइजेशन हमारे कंट्री के अंदर में किया गया, तो कम्प्लीटली आप देखिए कि प्रॉमिस करता है ट्रांसपेरेंसी को कैरी आउट करेगा, सिटीजन्स को ये एम्पावर करेगा। और इंडिया में आप देखिए कि ये जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फेसलेस रहा है, जिसके थ्रू जो ग्रास रूट लेवल के जो पर्सन उनको बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है। फिर इसके अंदर में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एस्टोनिया नाम का जो कंट्री है, कि उन्होंने कैसे यहाँ पे पेपर के ऊपर में जो उनका प्रेजेंस होता था, जो डाटाज हुआ करते थे, और ग्रास रूट लेवल पर्सनस का जो सर्विसेज हैं उनको उन्होंने डिजिटलाइज किया। इंडिया के अंदर में व्हाट्सअप है जो डिजिटल सर्विस का एक प्लेटफॉर्म के रूप से डेवलप हुआ है, व्हाट्सअप को यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि यूपीआई है, आधार है, जिनको भी पर्सनस का जो लिंकेज है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूज है वो किया जाता है। बट कंसर्न क्या है? अब ये तो सब हमने प्रॉमिस किया, एक्सेसिबिलिटी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, कंसर्न क्या है? कंसर्न है डाटा लीकेज, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का वनरेबिलिटी होना, सिक्योरिटी ऑफ डाटा, यहाँ पे पब्लिक डाटाबेस उसमें उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड है वो करना। CERT-IN नाम का एक हमारे यहाँ पे एजेंसी है, बट काफ़ी सारे चैलेंज वो फेस करता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, वो काफ़ी सारे चैलेंज है उसको फेस करता है। तो इन सभी को देखते हुए मेंशन किया गया है कि डाटा का डिजिटलाइजेशन है, एम्पावरमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, बट जो डाटा है उसका भी वहाँ पे स्क्रूटनाइज है वो होना चाहिए, उसमें कोई लीकेज है वो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।